नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 10 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने इसके रूपरेखा के बारे में अध्ययन किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसके कौन कौन से भाग हैं और इसके क्या कार्य है और इसके सहायक कार्य क्या है। यानी सहायक कार्य इसके क्या है, इंस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा था, वैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी दो भागों में बांटेंगे। एक तो उच्च श्वसन मार्ग यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी एक पैसेज जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक है मुख्य श्वसन अंग यानी मेन जो श्वसन अंग है वो है फेफड़े। तो जो उच्च श्वसन मार्ग है उसको फिर आगे हम डिवाइड करते हैं, जो मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको फिर आगे हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आता है नथुने, नाक जिसे बोलते हैं, मतलब नोस्ट्रिल्स, नासा छिद्र, और नासा गुहा नेजल केविटी यानी नाक के अंदर का जो भाग है केविटी, और फेरेंक्स ग्रसनी, और लेरेंक्स यानी स्वर यंत्र, और श्वास प्रणाल यानी ट्रेकिया। ये जो चीज़ें हैं ये आती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और यह अपर रेस्पिरेटरी पैसेज मतलब मार्ग है जो रेस्पिरेशन का ऊपरी मार्ग है, जिससे गैस आगे जाती है या बाहर निकलती है फेफड़ों में। और सेकंड भाग है उसका फेफड़े। तो आज हम रेस्पिरेटरी पैसेज यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग है नथुने या नोस्ट्रिल। नथुने जो है ये नाक की बाहरी ओपनिंग है, मतलब नाक की बाहर की ओपनिंग को नथुने बोलते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं या नोस्ट्रिल बोलते हैं। नथुने जो है वो हर पशु में संख्या में 2 होते हैं, यानी नथुनों की संख्या 2 होती है, एक बायां और एक दायां, यानी एक लेफ्ट और एक राइट। और इनकी जो आकृति है, मतलब नासा छिद्र जो खुलते हैं, नाक को जो खुलता है वो अंडाकार होता है, यानी केटल में ये अंडाकार है और घोड़े में ये ज़्यादा चौड़े होते हैं। यानी केटल में इतने चौड़े नहीं होते जितने घोड़े में ज़्यादा चौड़े होते हैं। अब नथुने जो है वो अलग अलग पशुओं में भिन्न भिन्न आकार के और आकृतियों के होते हैं। इनके आकार जो है वो पशु की साइज़ के अनुसार अलग अलग टाइप के आकार के और अलग अलग साइज़ के होते हैं। गोवंश यानी केटल में नथुने के चारों तरफ, नथुनों के चारों तरफ जो त्वचा का भाग है, काला भाग जिसे बोलते हैं, त्वचा का काला भाग है नथुनों के चारों तरफ, उसको मजल बोलते हैं। मजल, उसको क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं। सूअर के जो थूथन यानी सूंड जिसे बोलते हैं, सूअर में उसको नाक के आगे का भाग उसको थूथन बोलते हैं। उसके अंतिम छोर पर थूथन के अंतिम, थूथन या सूंड सूअर में, उसके अंतिम छोर पे डिस्क की भांति एक रोस्ट्रल बोन होती है। डिस्क जैसे होता है तस्तरी, उसकी भांति एक रोस्ट्रल बोन होती है जो सूअर की सूंड को या थूथन को ज़मीन या पानी में घुसेड़ने के काम आता है। घुसेड़ना मतलब उसको उसके अंदर डालता है, वो घुसेड़ता है। कहते हैं ना इसके अंदर गर्दन घुसेड़ दी, तो वैसे घुसेड़ने के मदद करता है ज़मीन में और पानी में थूथन को घुसेड़ना। थूथन यानी सूंड, सूअर की साधारण आदत है ये साधारण आदत है सूअर की। वो अपनी थूथन को पानी में और डालता है, वो सिर्फ पानी में ज़मीन में इसलिए डालता है, वहाँ पे गार्बेज वगैरह मिलता है उसको खाने के लिए। उस थूथन पे यानी
मजल जो है, मजल जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर एक होता है बाल रहित एरिया और एक होता है बाल सहित एरिया। कुछ हेयर्ड एरिया होता है ना, बालों वाला एरिया होता है उसमें, और कुछ एरिया बिना बालों वाला होता है, कुछ एरिया में बाल नहीं होते हैं। जो मजल के बीच के भाग में जहाँ बाल नहीं होते हैं, मजल के बीच के भाग में जहाँ पे बाल नहीं होते हैं, उस क्षेत्र को भेड़ बकरी और सूअर में, उस क्षेत्र को भेड़ बकरी और सूअर में प्लेनम नेजेली कहते हैं। प्लेनम नेजेली इसको बोलते हैं। और गाय के अंदर उस क्षेत्र को जहाँ पे बाल नहीं होते मजल पे, उस क्षेत्र को बोलते हैं प्लेनम नेजोलेबिली, प्लेनम नेजोलेबिली। और इस भाग पर जहाँ पे बाल नहीं होते हैं मजल पे जहाँ पे बाल नहीं होते हैं, उस भाग पर बहुत अधिक संख्या में स्वेट ग्लैंड्स होती है, यानी पसीने वाली ग्रंथियाँ होती है। और इस भाग पर जहाँ पे हेयर नहीं होते हैं, वहाँ स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड नहीं होती है। सीबेशियस ग्लैंड आपने पहले जो स्किन और उसके डेरिवेटिव्स, इंटुगमेंट्स, स्किन और उसके इंटुगमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था ये सीबेशियस ग्लैंड के बारे में। घोड़े के ऊपर के होंठ पर, जो ऊपर का होंठ है, वहाँ ये मजल है, मजल जो है, मजल वाला एरिया जिसे बोलते हैं, उसमें मजल नहीं होती, लेकिन ऊपर का भाग जो है, होंठ का ऊपर का भाग जो है, उसमें टेक्टाइल बाल होते हैं। टेक्टाइल विशेष प्रकार के बाल होते हैं, उन्हें टेक्टाइल बाल बोलते हैं। और दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, सीबेशियस ग्लैंड भी होती है और स्वेट ग्लैंड्स भी होती है। और घोड़े के ऊपर का जो होंठ है, वो एक मतलब बीच में से ऐसे लगता है जैसे दो भाग है उसके, कटा हुआ होता है, मतलब जैसे कटाव है उसमें। एक मीडियन फ्रो होता है। फ्रो मतलब एक प्रकार का दोनों को डिवाइड है वो फ्रो, तो उसे बोलते हैं फिल्ट्रम, उसको फिल्ट्रम बोलते हैं। तो ये फिल्ट्रम जो है आपको याद करना है, फिल्ट्रम क्या होता है। और यस नो में आएगा तो ये ऐसा आएगा कि केटल में फिल्ट्रम जो है वो बहुत बड़ा होता है, या ऐसा तो आपको उसको नहीं करना है, क्योंकि ये जो घोड़े में होता है फिल्ट्रम। अगर गाय और भैंस में जब पशु बीमार होता है, टेम्परेचर वगैरह होता है, तो ये मजल वाला भाग जो है वो सूख जाता है, यानी सूखा हो जाता है। इससे ये मालिक को पता लगता है कि भाई ये पशु बीमार है। यानी अगर पशु स्वस्थ होगा तो उसके मजल पे पसीने के बूंदें दिखाई देगी, यानी डॉक्टर जाते पूछता है इसके मजल पे पसीना है कि नहीं है, कि नहीं है तो इसका बुखार है, इसको बीमार है। घोड़े में जो मजल है, घोड़े का मजल जो है वो एक स्पर्शी अंग है, यानी उसको स्पर्श करने से घोड़ा चीज़ों को पहचानने में सक्षम होता है। यानी चीज़ों को पहचानने के लिए घोड़े में जो मजल है वो एक स्पर्शी अंग का काम करती है। जो कोई नई चीज़ हो, अजनबी चीज़ हो, उसको घोड़ा पहचान लेता है अपने मजल की वजह से। तो ये तो था नासा छिद्र, यानी जिसे आप नथुने बोलते हो, उसके बारे में हमने ये अध्ययन किया, जो अलग अलग पशुओं में नेज़ल केविटी। उसके बाद में नासा छिद्र जो है ना वो आगे खुलता है, मिलता है नेज़ल केविटी में, यानी नासा गुहा मतलब केविटी, नेज़ल केविटी, नासा गुहा। नेज़ल केविटी के अंदर अगर आपने घोड़े को ध्यान से देखा हो तो उसमें एक प्रकार के डाइवर्टिकुलम, जो नासा गुहा, उसमें एक डाइवर्टिकुलम सा मतलब अलग सा कटा हुआ सा भाग होता है, उसको बोलते हैं नेज़ल डाइवर्टिकुलम। नेज़ल डाइवर्टिकुलम ये जो है सिर्फ घोड़े में होता है, नेज़ल डाइवर्टिकुलम। ये गाय की नासा गुहा में नहीं होता है, गाय में ये नहीं होता है। पशुओं में हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखी है। तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट जो है ये
नासा गुहा और मुख गुहा यानी बकल कैविटी और नेजल कैविटी को अलग अलग विभक्त रखता है, दोनों को सेपरेट रखता है। यानी ऊपर जो है वो नेजल कैविटी है, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट के ऊपर, और नीचे है बकल कैविटी। नेजल कैविटी का प्रत्येक हिस्सा आगे की ओर, नेजल कैविटी का प्रत्येक हिस्सा, दो नेजल कैविटी में आगे दो नोस्ट्रिल है, तो प्रत्येक आगे के हिस्सा नोस्ट्रिल में और पीछे की ओर फेरिंक्स में जुड़ा होता है। यानी नेजल कैविटी जो है वो आगे की ओर यानी मुंह की तरफ नासा छिद्र से जुड़ी रहती है, और पीछे की साइड यानी गले की साइड में वो फेरिंक्स से जुड़ी होती है, ग्रसनी। फेरिंक्स का मतलब ग्रसनी से जुड़ी रहती है। जो नेजल कैविटी है, नासा गुहा नेजल कैविटी जो है वो आगे की तरफ चौड़ी और पीछे की तरफ संकरी होती है। जहाँ नाक है ना, जिस साइड में नासा छिद्र है उस साइड में तो वो होगी चौड़ी, और पीछे जैसे मान लो फेरिंक्स की साइड में जाके वो हो जाएगी पतली, संकड़ी होती है। ये मीडियन कार्टिलेजिन सेप्टम जो नासा गुहा है उसके बीच में मीडियन कार्टिलेजिन सेप्टम होता है। सेप्टम का मतलब एक प्रकार का पार्टीशन है बीच में, सेप्टम मतलब पर्दा टाइप है। ये कार्टिलेज का बना होता है जो पूरी नेजल कैविटी को दो भाग में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी नेजल कैविटी को दो भागों बराबर भागों में विभक्त करता है। नाक की दोनों तरफ की नासा सुक्तिका यानी दोनों तरफ की जो नासा सुक्तिका होगी ना, दो साइड की जो आपकी कार्टिलेज सेप्टम से दो भागों में बांटा, उन दोनों को कोंचे बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कोंचे। उनको कोंचे बोलते हैं। दो भाग है ना, दो भाग जो सेप्टम से डिवाइड अलग अलग डिवाइडेशन हुआ, उन दोनों को बोलते हैं कोंचे। नासा गुहा की भित्तियाँ यानी जो नेजल कैविटी है उसकी जो दीवार है, अंदर की साइड की दीवार जो है वो सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम से बनी होती है। यानी जो नेजल कैविटी की दीवार है वो अंदर से रोमक स्तंभाकार उपकला यानी सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम आपने टिश्यू जो पढ़े थे तो आपने इनका अध्ययन किया था, तो वो जो है सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम से बनी होती है। यहाँ पर गोबलेट और म्यूकस सेल होती है, यानी चषक कोशिकाएं। गोबलेट सेल्स मतलब चषक कोशिकाएं, और श्लेष्मा सेल का मतलब म्यूकस सेल, यानी जो श्लेष्मा को स्रावित करती है, म्यूकस स्रावित करती है, उससे बनी होती है, जो नासा गुहा को नम यानी वेट रखती है, नम और चिकनी रखती है, जिससे धूल के कण या सूक्ष्म जीवाणु जो है वो अंदर फेफड़ों में नहीं जा पाते हैं, वो मतलब उससे चिपक जाते हैं वहीं पे, इसलिए वो आगे जाने से रोकते हैं वो। अर्थात ये छलनी का काम करते हैं। प्रत्येक नासा गुहा यानी नासा गुहा के दो भाग हो गए, तो प्रत्येक नासा गुहा का अधिकांश पीछे का भाग जो है वो डोर्सल व वेंट्रल टर्बिनेट बोन कोंचे से भरा होता है। यानी जो पीछे का भाग है नासा गुहा का वो डोर्सल और वेंट्रल टर्बिनेट बोन, यानी इसमें डोर्सल ऊपर से और नीचे वेंट्रल, ये टर्बिनेट बोन्स है जो निकलती है ऊपर से और नीचे से। ये आपको जब आप वापस क्लास में आओगे तब आपको ये समझाना पड़ेगा, वो जो आपका कंकाल वाला डायग्राम है उसको देख के बताना पड़ेगा कि ये जो डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल का मतलब ऊपर वाले और वेंट्रल का नीचे ये कोंचे से भरा होता है। कोंचे आपको बता दिया था मैंने, कोंचे मतलब है कि सेप्टम के दोनों साइड के जो नासा गुहा की जगह है वो कोंचे बोलते हैं उसको। ये अस्थियां जो है, ये कोंचे जो अस्थियां है
यानी ये टर्बिनेट बोन जो है ये नासा गुहा की लेटरल वाल से अंदर प्रोजेक्ट करती है। जो लेटरल वाल है उससे अंदर की साइड में प्रोजेक्ट करती है, जिन्हें नेजल कोंचे भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है निकलती है वो वहाँ से, मतलब लेटरल साइड से वो दीवार की जो लेटरल साइड है उससे वो निकलती है अंदर की साइड में। नेजल केविटी के प्रत्येक अर्ध भाग में, यानी जो प्रत्येक अर्ध भाग है नेजल केविटी का, उसमें डोर्सल तथा वेंट्रल टर्बिनेट बोन से चार वायुकोश या मीटस स्पेस बनते हैं। जो ये टर्बिनेट बोन जो है इनकी वजह से 4 मीटर्स यानी 4 जो है वायुकोश बनते हैं। डोर्सल वेंट्रल होंगे तो 4 बनेंगे, मतलब भाग उसके नेजल केविटी के अर्ध भाग में, प्रत्येक अर्ध भाग में, यानी 2 भाग हो गए सेप्टम से। एक तो होता है डोर्सल नेजल मीटस। डोर्सल नेजल मीटस ये नेजल केविटी की एक छत, यानी नेजल केविटी की डोर्सल की जो छत है, रूफ, और डोर्सल टर्बिनेट बोन, यानी जो डोर्सल टर्बिनेट बोन है उसके बीच के खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं डोर्सल नेजल मीटस। एक होता है मिडल नेजल मीटस। मिडल नेजल मीटस ये डोर्सल तथा वेंट्रल के बीच की जगह होती है, यानी डोर्सल और वेंट्रल जो टर्बिनेट है उसके बीच की जगह है। ये सबसे छोटी जगह या स्पेस होती है, ये सबसे छोटी जगह या स्पेस होती है। इसके बाद में आता है वेंट्रल नेजल मीटस। वेंट्रल नेजल मीटस ये वेंट्रल कोंचे यानी सेप्टम बोन जो है, वेंट्रल कोंचे तथा नेजल गुहा के फर्श के बीच की जगह, यानी वेंट्रल सेप्टम बोन और नेजल गुहा के फर्श के बीच की जगह, जो फर्श के बीच की जगह है उस स्पेस को बोलते हैं वेंट्रल नेजल मीटस। आपको इसको याद करना, नाम याद करना आप इसके, बाकी आपको ये कहाँ स्थित होता है ये आपको स्केलेटन में देख के बताएंगे आपको जब आपकी क्लास लगेगी। और चौथा होता है कॉमन नेजल मीटस। कॉमन नेजल मीटस ये नेजल सेप्टम तथा ये नेजल सेप्टम जो बीच का सेप्टम है, दोनों नासा गुहा के बीच में जो सेप्टम है उसके तथा नेजल केविटी की लेटरल वाल, नेजल केविटी की जो लेटरल वाल है उसके बीच की जगह होती है, उसको बोलते हैं कोमल नेजल मीटस। मिडल मीटस जो है अभी आपने पढ़ा, मिडल मीटस वो पीछे के भाग में इथमो टर्बिनेट बोन से ऊपर व नीचे के मीटस में पुनः विभाजित कर देता है। यानी जो मिडल मीटस का पीछे का भाग है उसमें इथमो टर्बिनेट बोन जो है वो उसको ऊपर और नीचे के मीटस में पुनः विभाजित कर देती है, यानी जो पहले था उसको फिर 2 भागों में विभाजित कर देती है। इन सभी कोंचे के ऊपर की श्लेष्मा कला, यानी ये जितने नेजल सेप्टम जो है, नेजल कोंचे मतलब सेप्टम है, और ये जो इनके ऊपर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जितने कोंचे हैं इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये सारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो वायुमंडल से अंदर आने वाली वायु को, जो वायुमंडल से अंदर एयर लेते हैं सांस के लिए, उसको शरीर के तापक्रम पर गर्म रखने में सहायता करती है। यानी ये जो श्लेष्मा झिल्ली है वो उसको शरीर का जो तापक्रम होता है उस तापक्रम तक गर्म रखने में सहायता करती है। नेजल केविटी के पीछे भाग पर, यानी जो नेजल केविटी है उसके पीछे के भाग पर इथमोइडल कोंचे पर श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसके ऊपर श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसे ओल्फैक्टरी इपिथेलियम बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इपिथेलियम। उसमें ये जो ओल्फैक्टरी इपिथेलियम है उसमें ओल्फैक्टरी नर्व और संवेदी तत्व, ओल्फैक्टरी नर्व के संवेदी तत्व उपस्थित होते हैं जो गंध को पहचानने में मदद करते हैं, वो गंध को पहचानने में मदद करते हैं। तो आपको ये याद करना है भाई, गंध को पहचानने में ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो मदद करती है, वो कहाँ उपस्थित होती है या कहाँ स्थित होती है। तो आज हम इसमें इतना अध्ययन करें क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको अगर आप जल्दी जल्दी पूरा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कल आपको आगे के पोर्शन जो साइनस है, फेरिंक्स है, लेरिक्स है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।